नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विश्वचरितम की हमारी ये सीरीज़ चल रही है। आज मैं अगला परिच्छेद आपको बताऊंगा। बच्चों, इसमें आपको मूलतः अनुवाद करना होता है और अनुवाद ऐसा कार्य है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत आवश्यक है कि आप शुद्ध पढ़ सकें। पहली कोशिश होगी कि आप शुद्ध पढ़ें, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आपको शुद्ध पढ़ना सीखना है। पहले हमने चर्चा किया था कि राजा अनंत वर्मा को उनके पिता के पुराने प्रिय मंत्री ने कुछ अच्छी बातें कही थी, कुछ ऐसे उपदेश दिए थे जिनसे वो राह न भटक जाए। अब वो सब उपदेश उसने सुन लिया, लेकिन परेशानी तब है कि वो अकेला नहीं है उपदेश देने वाला। उपदेश देने वाले विद्वानों की कमी नहीं है। अच्छी बातें बताने वाले कम मिलते हैं और बुरी बातें बताने वाले ज़्यादा मिलते हैं। गाइड करने वाले कम मिलते हैं और मिस गाइड करने वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो अभी आपने पिछले पैराग्राफ में गाइड करने वाले के बारे में सुना, अब आप देखेंगे मिस गाइड करने वाला क्या कहता है। आगे के प्रसंग पर चर्चा करते हैं। एतद आकर्ण्य स्थाने एव गुरुभिरनुशिष्टम तथा क्रियते इत्यन्तः पुरम अविशत् ताम च वार्तां पार्थिवेन प्रमदासन्निधौ प्रसंगेनोदीरिताम् उपनिशम्य समीपोपविष्ट चित्तानुवृत्तिकुशलः प्रसादवित्तो गीतनृत्यवाद्यादिषु अबाह्यो बाह्यनारीपरायणः पटुर अयंत्रितमुखो बहुभंगिविशारदः परमर्मान्वेषणपरः परिहासयिता परिवादरुचिः पैशून्यपण्डितः सचिवमण्डलादपि उत्कोचहारी सकलदुर्नयोपाध्यायः कामतन्त्रकर्णधारः कुमारसेवको विहारभद्रो नाम स्मितपूर्वं व्यज्ञापयत्। मंत्री ने जो अच्छी अच्छी बातें थी वो राजा से कह दी। राजा ने सुना। एतद आकर्ण्य, इसको सुनकर, स्थाने एवं, उचित ही है। स्थाने एवं माने आपने बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल आपने उचित बात कही है, यानी उसका समर्थन किया। और गुरु भी अनुशिष्टम, गुरु यानी अपने से बड़े, तो आप बड़े हैं और आपने जो अनुशिष्ट किया है, जो उपदेश दिया है वो उचित ही है। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। तथा क्रियते, ऐसा ही किया जाएगा, अर्थात मैं आपकी बातों को मानूंगा, ध्यान दूंगा, ये राजा का कहना है। इति अंतःपुरम अविशत्, ये कहने के बाद जब राजा अंतःपुर में गया तो ताम च वार्ताम पार्थिवेन प्रमदा सन्निधौ, तो उन सारी बातों को उस पार्थिव यानी राजा के द्वारा प्रमदा सन्निधौ, प्रमदा प्रकृष्टो मदो यस्याह, स्त्रियों के लिए प्रमदा शब्द यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। तो प्रमदा सन्निधौ यानी अंतःपुर में बहुत सारी स्त्रियां होती थी। अपनी स्त्रियों के साथ जब वो बैठा था राजा, तो उन बातों की उसने प्रसंगेन उदीरिताम उपनिशम्य, प्रसंगवश चर्चा करते हुए सुनकर। प्रसंगवश यानी अब जब वो गया है अंतःपुर में तो अपनी रानियों से दिन भर की अपनी बातें भी करेगा, अपने मन की बातें भी कहेगा, अपने साथ घटित हुए घटनाक्रम को भी बताएगा। वस्तुतः पत्नी या सहचरी सिर्फ
काम शास्त्र के प्रयोग के लिए ही नहीं होती, बल्कि वो मनः शास्त्र के लिए भी होती है। सहचरी का मतलब ये है कि उससे हर बात शेयर की जाए, हर बात की जाए, हर बात डिस्कस की जाए, हम उसके साथ जीते हैं। तो राजा ने कोई संदर्भ आ गया होगा, कोई प्रसंग आ गया होगा, तो राजा ने वो सारी बातें बताई कि भाई पिताजी के विश्वस्त मंत्री हैं, उन्होंने आज मुझे ये चीज़ें बताई, ऐसी ऐसी बताई। अब इन सब को वहीं पर पास में बैठा हुआ एक विहारभद्र नामक सेवक था, जो राजा का बचपन से, कुमारावस्था से ही सेवक था। यानी राजा जब बालपने में था तभी जो है उसकी सेवा में नियुक्त किया गया था। यानी एक तरह से उसका बाल सखा था, और इतना विशेष उसका नज़दीकी था कि वो अंतःपुर में भी उसके साथ मौजूद रहता था, उसके बेडरूम में भी वो साथ में रहता था। तो उसने उन सब बातों को सुन लिया, और सुनने के बाद स्मित पूर्वम व्यज्ञापयत, अंतिम पंक्ति देखो कि कुमार सेवको विहारभद्रो नाम स्मित पूर्वम व्यज्ञापयत। वो विहारभद्र नामक कुमार का जो सेवक था, या कुमारावस्था से ही जो सेवक था, वो स्मित पूर्वम, मुस्कुराते हुए बोला। मुस्कुराते हुए बोलने का भाव है कि व्यंग्य से बोला, अर्थात उसने व्यंग्य में ये सारी बातें कहीं, यानी उपहास सा उड़ाते हुए, उन बातों का उपहास सा उड़ाते हुए वो कह रहा है। तो देखिए बच्चों, इतना लंबा वाक्य देख करके संस्कृत में आपको कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वाक्य इतना सा है, कुमार सेवको विहारभद्रो नाम स्मित पूर्वम व्यज्ञापयत। विहारभद्र नाम का कुमारावस्था से जो सेवक था वो मुस्कुराते हुए बोला। अब बाकी ये विहारभद्र कैसा था, ये सारे समस्त पद उसके विशेषण हैं। कथम कुमार सेवकः विहारभद्रः, समीपोविष्टः, जो समीप ही बैठा था। चित्तानुवृत्ति कुशलः, चित्तानुवर्तन में कुशल था। चित्तानुवर्तन में कुशल यानी किसी के मन को भांप लेना और उसके मुताबिक बात करना, यानी किसी के मन की बात को समझ लेना और ये समझना कि उसको अपने मन मुताबिक बात कब कही जाए और कैसे कही जाए कि उसको मेरी बातें उचित और अच्छी लगने लगें। चित्तानुवर्तन, चित्त का अनुवर्तन करना, उसकी मानसिक दशा का अनुवर्तन करना, अनुसरण करने वाला, इसमें कुशल था। जैसा आमतौर पर दलाल किस्म के और चापलूस किस्म के लोग होते हैं। प्रसाद वित्तो, जिसका वित्त यानी आजीविका क्या थी, राजा का प्रसाद, राजा की प्रसन्नता ही जिसकी आजीविका थी। प्रसाद वित्तो गीत नृत्य वाद्यादिषु अबाह्यो, अबाह्यो यानी जो बाहरी नहीं है। किसमें बाहरी नहीं है? गीत नृत्य वाद्य आदिषु, गीत गाना गाने में, नृत्य करने में और वाद्य आदि में, इनमें कुशल होना, यानी खुद भी गाना गाने में कुशल होना और गीत की परीक्षा करने में कुशल होना, नृत्य स्वयं भी जानना और नृत्य का परीक्षण करने में भी कुशल होना, वाद्यों का स्वयं भी ज्ञाता होना और वाद्यों का परीक्षण करने में भी कुशल होना। कोई दूसरा बजा रहा है, कोई दूसरा नाच रहा है, कोई दूसरा गा रहा है, तो उसका भी जजमेंट कर सके, उसका निर्णय कर सके कि हाँ भाई अच्छा गा रहा है या इसमें ये कमी है। यानी ऐसा व्यक्ति ही राजा के मुँह लगा हो सकता है, क्योंकि राजाओं को आमतौर पर आमोद प्रमोद उनके पसंदीदा विषय हुआ करते थे। तो गीत नृत्य वाद्यादिषु अबाह्यो, इन सब में वो बाहरी नहीं था। बाहरी न होने का मतलब खूब परिचित था, इनके भीतर घुसा हुआ था, यानी कुशल था। गीत नृत्य वाद्य आदि कलाओं में कुशल था। बाह्य नारी परायणः, बाह्य नारी में जिसकी श्रद्धा हुआ करती थी, जो बाह्य नारी अर्थात वेश्याओं में जिसकी आस्था हुआ करती थी, अर्थात वेश्यागामी था। पटुः, चतुर था। अयंत्रित मुखो, जिसका मुख कंट्रोल में नहीं था, नियंत्रित नहीं था, जिसके मुख पर कोई नियंत्रण नहीं था, यानी वो राजा के समस्त कुछ भी बोल सकता था, कैसे भी कह सकता था। राजा के सामने बोलने का एक न्यूनतम शिष्टाचार होता है और कहते हैं कि उससे अगर इतर आप जाते हैं तो आप दंडित किए जा सकते हैं।
इसलिए पुराने समय में कहा गया है कि नखी नाम शस्त्रपाणी नाम, नदी नाम शस्त्रपाणी नाम, नखी नाम श्रृंगणस्तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री राजकुलेषु च। नदी नाम नदियों पर, शस्त्रपाणी नाम जिसके हाथ में शस्त्र है उस पर, नदी नाम शस्त्रपाणी नाम, नखी नाम नाखून वालों पर, बड़े बड़े नाखून वाले पर, भालू, बंदर, कुत्ता, शेर, इस तरह के जानवर जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं, यहाँ तक कि बिल्ली। तो नखी नाम शिंगणस तथा सींग वाले जानवर, विश्वासो नैव कर्तव्य, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी इन पर विश्वास न करने का अभिप्राय है आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, इन पर विश्वास करते हुए भी सावधान रहना चाहिए। और दो को इसमें और जोड़ा, स्त्री राजकुलेषु च, स्त्रियों पर और राजकुल पर। उस समय की मर्यादा थी, उस समय की नीतियाँ थी कि राज परिवार पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा कब उसका मन बदल जाए और कब उसको कौन सी बात बुरी लग जाए ये बड़ा कहना कठिन हुआ करता था। तो स्त्री राजकुलेषु च, तो स्त्रियों पर और राजकुल पर, राज परिवार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अयंत्रित मुखो, लेकिन ये चूंकि राजा का बचपन से मित्र था, यद्यपि सेवक था लेकिन मित्रवत था, इसलिए उसका मुंह नियंत्रण में नहीं था। वो राजा के सामने भी कुछ भी बोल सकता था और उसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि राजा का मुंह लगा हुआ था। इसी को मुंह लगा बोलते हैं। बहुभंगी विशारद, अनेक भंगी को यहाँ व्यंग्योक्ति या वक्रोक्ति कहा गया है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ भंगी से तात्पर्य भंगिमा है, मुखाकृति बनाना, किसी की कॉपिंग करना, मिमिक्री करना। आपने देखा होगा जो चापलूस किस्म के लोग होते हैं वो अपनी बात को और प्रभावशाली बना करके उस विशेष तरह की स्टाइल, उस विशेष तरह की टोन और उस विशेष तरह की चाल, इसको फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, और इससे वो एक तो हास्य पैदा करते हैं, दूसरे अपनी बात बड़े इफ़ेक्टिवली कह देते हैं। वो हंस के कहते थे हाँ, वो ऐसा कहने लगा, वो ऐसे कहने लगा, इस तरह से वो मुंह बना करके और उसके जैसी आवाज़ निकालने, उसके जैसा मुखाकृति, इसको भंगिमा कहते हैं। तो बहुभंगी विशारदा, अनेकों प्रकार की भंगिमा बनाने में जो निपुण था। पर मर्मान्वेषण परह, दूसरे के मर्म के अन्वेषण में जो लगा रहता था। मर्म कहते हैं कमज़ोर स्थान को, किसी की बुराइयां, किसी के छिद्र का अन्वेषण करना, किसी के बारे में, मतलब दुनिया भर के लोगों की उनकी कमियां उसको पता थी और वो उनके बारे में कहता था। यानी लोगों के बारे में उल्टा सीधा कहना। आज भी आपको हर गली मोहल्ले में एक ऐसे मिल जाएंगे, फला की बेटी क्या कर रही है, फला की बहू किससे बात करती है, फला ने कहाँ कहाँ जाता है, इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना। और लोगों को इस तरह की चौपाल चर्चा में बड़ा आनंद भी आता है। तो पर मर्मान्वेषण पर से अभिप्राय है ऐसे लोग दूसरे का तो मर्म का अन्वेषण कर लेते हैं, लेकिन उनको खुद की कमियों के बारे में कुछ नहीं पता। खुद के घर में कुछ भी चल रहा हो, खुद कुछ भी कर रहे हो, दूसरों की बड़ी कमियां गिनाते हैं। परिहासयिता, हास परिहास करने वाला। यहाँ हास परिहास से तात्पर्य है कि दूसरों की निंदा में या बुरे अर्थ में यहाँ हास परिहास है, स्वस्थ विनोद की बात नहीं है। आपने सुना होगा कि विद्वानों का जो विनोद होता है और जो मूर्खों का विनोद होता है वो अलग अलग होता है। विद्वानों का विनोद क्या होता है? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम बुद्धिमताम, बुद्धिमान लोगों का समय कैसे बीतता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के विनोद के द्वारा। दे आर गेटिंग द एंटरटेनमेंट बाय पोइट्री एंड शास्त्र, बुक्स, किताबों से, वेदांगों से, पुराण इतिहास से जिनका एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है, ये वो होते हैं कौन? धीमताम। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, विद्वानों का काल यानी समय ऐसे पास होता है। और मूर्खों का कैसे होता है? मूर्खस्य च निद्रया व्यसनेन कलहेन च, मूर्ख का समय या तो निद्रा के द्वारा पास होता है या तो वो सोता रहेगा,
या वो कोई व्यसन करेगा और या फिर वो कलह करेगा, झगड़ा करेगा। तो इस प्रकार से परिहास भी सबका अलग अलग होता है। ये मूर्ख किस्म का परिहास का विशेषज्ञ था। परिवाद रुचि, परिवाद कहते हैं निंदा को, जो निंदा में रुचि लेता हो। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि आप किसी की निंदा उनके सामने करो तो उनको बहुत मज़ा आता है और उनसे आप बहुत देर तक बातें कर सकते हैं, और अगर आप किसी की निंदा ना करो तो वो आपकी संगति में बोर होने लग जाते हैं। तो कुछ लोगों को निंदा सुनने का चाव होता है और कुछ लोगों को निंदा करने का चाव होता है। तो ये उसी तरह का था। परिवाद रुचि, पैशून्य पंडिता, निंदा और चुगलखोरी दो अलग अलग बातें हैं। चुगलखोरी यानी किसी की बात को गलत ढंग से पेश करना या किसी की निजी बातों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने कहना, ये चुगलखोरी है। और निंदा करना वो होता है किसी के चरित्र, व्यक्तित्व और उसके बारे में अनावश्यक टीका टिप्पणी करना। तो वो निंदा करने में भी रुचि रखता था। और पैशून्य, चुगलखोरी का तो पंडित था, अनर्थशास्त्री था, अर्थशास्त्री नहीं था, अनर्थशास्त्री था। अनर्थ, समस्त अनर्थों का आगे कहेंगे दुर्नयोपाध्याय था। सचिव मंडलादपि उत्कोचहारी, और सचिव मंडल से भी उत्कोच यानी घूस ले लेने वाला। राजा का मुंह लगा था, बचपन का मित्र था। हम और आप समझ सकते हैं कि वो कितना प्रभावशाली हो गया होगा कि वो मंत्रिमंडल के सदस्यों से, मंत्रियों से भी घूस ले लिया करता था। इसी से हम समझ सकते हैं उसके प्रभाव का अंदाज़ा कि उसका प्रजा पर, मंत्रियों तक पर इतना उसका प्रकोप था, डर था, और राजा पर इतना प्रभाव था कि राजा के नाम से वो मंत्रियों से भी घूस ले लिया करता था। सकल दुर्नयोपाध्याय, सकल यानी अनेक तरह की दुर्नीतियों का उपाध्याय था। अनेकों दुर्नीतियों का उपाध्याय था वह। कहाँ गया? काम तंत्र कर्णधार, काम शास्त्र का, काम तंत्र यानी तंत्र माने शास्त्र, काम शास्त्र का कर्णधार था। कर्णधार यानी एक तरह से उसका सर्वे सर्वा था, यानी वो इतना एक्सपर्ट था उसका, यानी हमेशा काम संभोग और इस तरह की बातें करता था, जैसा आमतौर पर राजा लोग सुनना और कहना पसंद करते हैं। कुमार सेवको विहार भद्रो नाम, ऐसा वह बचपन से ही राजा का सेवक विहार भद्र नामक जो सेवक था वो स्मित पूर्वम व्यज्ञापयत, स्मित यानी मुस्कुराते हुए कहने लगा। धन्यवाद, शेष अगले वीडियो में।